एवरीवन। अब तक हमने मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से यूरोपियंस आए थे। तो सबसे पहले जो इंडिया में आए थे वो आए थे पोर्तुगीज आए थे 1498 में। फिर दूसरे आते हैं डच। डच आते हैं हमारे 1602 में। फिर आते हैं ब्रिटिशर्स आ जाते हैं 1609 में। फिर आते हैं डेनिश पीपल 1616 में। फिर हमारे पास आते हैं फ्रेंच जो कि 1664 में आते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि पोर्तुगीज के बारे में। तो पोर्तुगीज में जो सबसे पहला जो पर्सन इंडिया में आया था वो था हमारा वास्को डी गामा। ये आया था 17 मई 1498 को लैंड किया इंडिया में। ये कहाँ पे आया? ये आया कैलीकट में। उस टाइम कैलीकट के जो राजा थे वो थे किंग जमोरिन। फिर हम देखते हैं कि इसके पोर्तुगीज के पहले जो गवर्नर थे वो कौन से थे। तो जो पहले गवर्नर थे पोर्तुगीज के थे वो थे हमारे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। इन्होंने फिर अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप की कोचिन में 1502 में, और इन्होंने कोचिन को ही कैपिटल बनाया। फिर हम देखते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1505 में एक ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की। फिर अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट गवर्नर हुए, सेकंड गवर्नर पोर्तुगीज के, वो थे हमारे अल्फोंसो डी अल्बुकुर्क। अल्फोंसो डी अल्बुकुर्क। तो इसमें क्या होता है कि जो जब ये गवर्नर बने तो कुछ सबसे मेजर चेंज हुआ 1510 में। क्या हुआ? इन्होंने पोर्तुगीज ने गोवा को कैप्चर कर लिया था। किसको डिफीट करके? बाय डिफीटिंग सुल्तान्स ऑफ बीजापुर। बाय डिफीटिंग बीजापुर सुल्तान। और किसकी हेल्प करी थी? हमने देखा था विजयनगर एम्पायर के रूलर थे केडीआर कृष्णदेव राया ने इनकी हेल्प करी थी, और कृष्णदेव राया को फिर इन्होंने एज ए गिफ्ट हाइब्रिड अरेबियन हॉर्स दिए थे। फिर हम देखते हैं एडीए, इसको मैं लिखूंगी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने एक सती प्रैक्टिस को प्रोहिबिट किया, जो कि उसने इंडिया में देखा था कि जैसे ही लेडीज के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वो भी उसी आग में जलकर अपनी लाइफ को एंड कर देती थी। फिर हम देखते हैं कि तीसरे गवर्नर कौन से हुए पोर्तुगीज के। तीसरे गवर्नर होते हैं हमारे नीनो दा कूना। सो इनके बारे में देख लेते हैं हम। सो थर्ड गवर्नर नीनो दा कूना। तो कैपिटल इन्होंने कोचिन कर दी वापस से, सॉरी, कैपिटल इन्होंने कोचिन से करी गोवा। किस ईयर में? 1530 में। फिर हम देखते हैं इन्होंने दमन को कैप्चर किया। दमन को इन्होंने कैप्चर किया 1559 में, और इन्होंने दीव को भी कैप्चर किया था, जो कि क्या इन्होंने 1535 में। फिर हम देखते हैं कि पोर्तुगीज एम्पायर के अंदर आ गया, कोचिन आ गया था नंबर 1, गोवा इनके अंडर आ गया था, दमन एंड दीव इनके अंडर आ गए थे। फिर देखते हैं कि क्या अनदर चेंज होता है। अनदर चेंज होता है कि जो किंग चार्ल्स थे इंग्लैंड के किंग चार्ल्स, जस्ट अ मिनट, इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स और पोर्तुगीज की प्रिंसेस थी, उनकी शादी हो गई। तो शादी में क्या होता है कि जो हेनरी जॉन फोर की सिस्टर थी, हेनरी जॉन फोर, जिनका नेम था कैथरीन ब्रेगेंजा।
उनकी शादी हो जाती है किंग चार्ल्स के साथ। फिर उसमें क्या होता है कि जो पोर्तुगीज हैं चार्ल्स को बॉम्बे दे देते हैं डाउरी में, इन विच ईयर 1661 में बॉम्बे इनको डाउरी में मिल जाता है। फिर अब हम देखते हैं इस तरीके से पोर्तुगीज और ये जो थे हमारे ब्रिटिशर्स, इनके बीच में तो एक स्मूथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाती है क्योंकि इनकी हो जाती है मैट्रिमोनियल अलायंस, और इनडायरेक्टली बॉम्बे फिर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि पोर्तुगीज के बाद कौन से नए दूसरे हमारे पास यूरोपियन आए। तो जो दूसरे नंबर के जो यूरोपियन आए थे वो थे हमारे डच, डच पीपल थे। डच पीपल को हम बोलते हैं पीपल फ्रॉम नीदरलैंड और या फिर हॉलैंड। अब हम देख रहे हैं कि इनको सबसे पहले इन लोगों को टॉलेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यहाँ के लोग सबसे टॉल होते हैं। फिर अब ये देखेंगे कि कौन सी ईयर में आए, तो ये आए थे हमारे 1602 एडी में इंडिया में आए थे। इनकी कंपनी का नेम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1602 में जो इनकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहली कंपनी ऐसी बनी जिसने अपना आईपीओ लॉन्च किया। फिर 1605 में इन्होंने इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करी थी मसूलीपट्टनम में, जो कि है मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश में। फिर अदर फैक्ट्रीज इन्होंने अपनी सेटअप करी जो कि पटना, बालासोर उड़ीसा और काजिम बाजार, ये इन्होंने अदर फैक्ट्री सेटअप करी थी। फिर इन्होंने अपना कैपिटल बनाया किसको, कैपिटल इनकी थी पुलिकट जो कि सिचुएटेड है कोरोमंडल कोस्ट पे। फिर एक मेजर इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा होता है 1759 में। 1759 में एक मेजर इवेंट हुआ बैटल ऑफ बेदरा। इसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स डच को डिफीट कर देते हैं, ब्रिटिश वर्सेस डच, और एज ए रिजल्ट डच को ही ब्रिटिशर्स भेज देते हैं इंडोनेशिया में कि जाओ अब तुम वहां पर ट्रेड करोगे, और इंडिया, श्रीलंका और मलेशिया आ जाता है ब्रिटिशर्स के अंडर। इंडिया, श्रीलंका एंड मलेशिया ये आ जाता है ब्रिटिशर्स के अंदर, और डच को दे देते हैं इंडोनेशिया कि जाओ तुम इंडोनेशिया में जाके ट्रेड करो। फिर हम देख रहे होते हैं ब्रिटिशर्स के बारे में। अब हम देखेंगे डच हो गए हमारे, पोर्तुगीज हो गए हमारे। कौन कौन पोर्तुगीज के 3 गवर्नर हमने देख लिए। फिर डच में इम्पोर्टेंट है बैटल ऑफ बेदरा जो कि 1759 में हुआ था, जिससे उनको इंडोनेशिया दे दिया गया था, बाकी सारी टेरिटरी ब्रिटिशर्स ने ले ली थी। और इन्होंने अपनी पहली आईपीओ लॉन्च करी थी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है डच के बारे में कि इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री सेटअप करी थी वो मसूलीपट्टनम में, और कैपिटल बनाया उन्होंने पुलिकट को। अब हम ब्रिटिशर्स के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे ही हम इनके बारे में देखेंगे तो सबसे पहले ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, DEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1600 में। किसके थ्रू, एक रॉयल चार्टर उस टाइम क्वीन एलिजाबेथ पास करती हैं, क्वीन एलिजाबेथ वन, रॉयल चार्टर पास किया जाता है क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा। फिर हम देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आती है, तो 1609 में ये इंडिया में आते हैं, जिसके
हेक्टर शिप के थ्रू, जिसको कैप्टन कर रहे थे विलियम हॉकिंस, जिसके कैप्टन थे विलियम हॉकिंस। और ये आते हैं सूरत में सबसे पहले, और विलियम हॉकिंस आके जाते हैं जहांगीर की कोर्ट में। तो ये जहांगीर से परमिशन लेते हैं कि अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करें, लेकिन विलियम हॉकिंस कन्विंस नहीं कर पाते जहांगीर को। फिर हम देखते हैं कि 1612 में हमारे आते हैं मिडिल्टन। मिडिल्टन जहांगीर को कन्विंस कर लेते हैं और उनको परमिशन मिल जाती है, मिडिल्टन को परमिशन मिल गई ट्रेड करने की। अब फिर ये अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री सेटअप करते हैं 1613 में। कहाँ पर करी इन्होंने? सूरत में। फिर ये 1631 में मैसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं। फिर ये 1633 में हरिहरपुर में सेटअप करते हैं। फिर हम देखते हैं ये बालासोर उड़ीसा में भी अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं। और उस टाइम जो ब्रिटिश इंजीनियर थे वो थे थॉमस रो। अब हम देखते हैं 1637 की बात करते हैं। 1637 में क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको मिल जाता है मद्रास लीज पे फॉर 100 ईयर्स। 1637 में ब्रिटिशर्स को मिल जाता है मद्रास, किस पे? लीज पे। कितने टाइम के लिए? 100 ईयर्स के लिए। फिर ये मद्रास में क्या करते हैं? सबसे पहले फोर्ट बनाते हैं सेंट जॉर्ज। जी, जो कि बनता है 1639 में, और ये बन जाता है इनका हेडक्वार्टर ऑफ साउथ इंडिया। फिर बात आती है 1690 की। 1690 में जॉन चेरनोक आते हैं। जॉन चेरनोक अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करते हैं कैलकाटा में, जिसमें हमें देखते हैं कि जो रीजन था सुतानुती रीजन करके एक रीजन था। और फिर हम देखते हैं 1696 में। 1696 में पहला तो हम देखते हैं सुतानुती में एक, दूसरा गोविंदपुर, गोविंदपुर नंबर 2 फैक्ट्री। फिर आता है कालीकटा नंबर 3 नंबर की फैक्ट्री, जिसको प्रेजेंट डे कोलकाता कहा जाता है, कैलकाटा। फिर हम देखते हैं कि क्या होता है 1698 में। 1698 में क्या होता है, ये फोर्ट विलियम्स को हेडक्वार्टर बना देते हैं ईस्ट इंडिया का। 1698 लस्सी 1698 1698 में इन्होंने क्या करा, जो फोर्ट विलियम्स थे, फोर्ट विलियम एक फोर्ट का नेम था, वो बन जाता है हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया। 1707 में मेजर इवेंट होता है मुगल एम्पायर के, औरंगजेब की हो जाती है डेथ। औरंगजेब की डेथ के बाद फिर क्या होता है 10 साल बाद, इसके 10 साल बाद जो मुगल रूलर थे फर्रुख सियार क्या करते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे देते हैं कि आप टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं, टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं आप इन बंगाल। फिर क्या होता है, अब हमने देखा कि 1609 में ब्रिटिशर्स इंडिया आए, 1717 यानी कि 108 साल तक इन्होंने पेशेंस रखा। 108 साल तक पेशेंस के बाद इनको मौका मिल जाता है, जैसे ही मुगल एम्पायर बहुत वीक पड़ता है, यानी कि औरंगजेब की डेथ के बाद जैसे ही लेटर मुगल्स आते हैं और मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है,
और जो भी उनके जो मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो जो मनसबदार थे वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिए थे। तो यूनिटी कहीं ना कहीं इंडिया की डिस्टर्ब हो रही थी। तो उसमें हम जो जो इम्पोर्टेंट मनसबदार थे और खुद को इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिए थे, तो उसमें सबसे पहले थे हमारे चिनक्लेज खान थे। चिनक्लेज खान, चिनक्लेज खान जो कि थे निजाम उल मुल्क, हैदराबाद के थे। तो हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना उस टाइम। फिर हम देखते हैं दूसरे आते हैं बंगाल के मुर्शिद कुली खान। ये भी अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर देते हैं। फिर हम देखते हैं अवध के नवाब होते हैं एक सादत खान। वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर देते हैं। तो ये तीन मेजर इंडिपेंडेंट रूलर निकल के आते हैं जब मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है उसके बाद। फिर हम देखते हैं कि जो ये बंगाल, क्योंकि बंगाल में ही सबसे पहले फर्रुखसियार ने फरमान जारी किया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब टैक्स फ्री ट्रेड कर सकती है। तो टैक्स फ्री ट्रेड हो रही थी तो एक फेमस एक ट्रेजेडी होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या होता है कि जैसे ही वो टैक्स फ्री ट्रेड कर रहे थे तो मतलब उन्होंने काफी ज्यादा ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दिया था इंडियंस का। तो इससे परेशान होकर सिराजुद्दौला ने ये ब्लैक होल ट्रेजेडी करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मतलब एक ब्लैक होल के अंदर यानी कि एक बिल्कुल कवर्ड रूम के अंदर कुछ ब्रिटिशर्स को डाल दिया था और उसमें एक गैस डाली गई थी जिससे उनकी डेथ हो गई, ऐसा बताया जाता है। फिर अब ये करे थे ये एक जो थे बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था सिराज उद्दौला, सिराज उद्दौला थे। और ये हुआ था हमारा बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे। तो बैटल ऑफ प्लासी सबसे पहला बैटल होता है जो कि 1757 में जो कोई भी इंडिपेंडेंट रूलर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हैं। और ये ऐसा माना जाता है शॉर्टेस्ट बैटल था। शॉर्टेस्ट बैटल शॉर्टेस्ट क्यों था क्योंकि ये 90 मिनट का बैटल था, बस 90 मिनट में ये वॉर एंड हो गई थी, यानी कि 1.5 आवर में। अब इसमें क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। मेजर चेंजेस होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो दे दिया जाता है ब्रिटिशर्स के हाथ में। रेस्ट ऑफ दी चीजें किंग के हाथ में थी। फिर हम देखते हैं एक 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर से क्या होता है कि इनके पास ब्रिटिशर्स के पास फाइनेंस और दीवानी राइट्स भी आ जाते हैं। अब बैटल ऑफ बक्सर के बारे में देख लेते हैं कि कौन से बंगाल के नवाब थे, मुगल रूलर उस टाइम कौन से थे। इसमें क्या हुआ था, ये मुगल एम्परर थे एक तो शाह आलम टू। फिर हमारे पास नवाब के बंगाल थे, नवाब ऑफ बंगाल जो थे वो मीर कासिम थे। फिर हम देख रहे होते हैं कि अवध के नवाब भी थे सुजाउद्दौला। तो ये तीनों वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। जब ये ब्रिटिशर्स थे, सॉरी ब्रिटिशर्स रॉबर्ट क्लाइव के साथ, तो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करते हैं 1764 में। फिर 1765 में ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसमें भी ये तीनों
नवाब और वर्सेस ब्रिटिशर्स होता है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और ये नवाब हार जाते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है जिससे उनके पास दीवानी राइट्स भी चले जाते हैं ब्रिटिशर्स के पास। और फिर ये लेके आते हैं बंगाल में डायरकी, यानी कि कंसेप्ट ऑफ डुअल गवर्नमेंट, डायरकी इन बंगाल। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, फिर डायरकी एस्टेब्लिश कर देते हैं ये बंगाल में। फिर हम एक और हमारे पास जो यूरोपियन थे वो अगले हम बात कर रहे होंगे। ये तो था ब्रिटिशर्स के बारे में कि इन्होंने सबसे पहले कहाँ कहाँ फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, फिर बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ बक्सर। बीच में हमने इनकी फैक्ट्रीज के बारे में देखा था। जहांगीर की कोर्ट में आए थे विलियम हॉकिंस, उनको परमिशन नहीं मिली थी। फिर हमारे पास आते हैं मिडिल्टन, मिडिल्टन को परमिशन मिल जाती है। मिडिल्टन सूरत में सबसे पहले ब्रिटिश अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। फिर ये फोर्ट ग्लॉस्टर, सॉरी सेंट जॉर्ज को हेडक्वार्टर बनाते हैं साउथ इंडिया का, फोर्ट विलियम्स को ईस्ट इंडिया का हेडक्वार्टर बनाते हैं। फिर उसके बाद दोनों बैटल्स। अब हम देखते हैं कि एक सेकेंड, डेनमार्क से जो लोग आए थे, डेनमार्क वाले यूरोपियंस थे, उनको हम बोलते थे डेनिश, और पीपल फ्रॉम डेनमार्क। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट होती है 1616 में, और ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं सेरमपुर बंगाल में, सेरमपुर बंगाल। एंड हम देखते हैं ये ट्रंकेबार तमिलनाडु। और जो इनकी कैपिटल होती है वो तमिलनाडु में ही होती है, यही ट्रंकेबार तमिलनाडु, ये इनकी कैपिटल भी होती है। अब हम देखते हैं कि 1845 में, 1845 में ये लोग क्या करते हैं कि अपनी सारी प्रॉपर्टीज ब्रिटिशर्स को सोल्ड कर देते हैं और अपनी कंट्री वापस चले जाते हैं। फिर अब हम देख रहे होंगे एक और हमारे पास यूरोपियन कंट्री रह गया, और ये थे फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच के बारे में अब हम देखेंगे। फ्रेंच अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं 1664 में। मिनिस्टर होते हैं कॉलबर्ट, किंग रहते हैं लुई 14। पहली फैक्ट्री ये 1668 में सूरत में सेटअप करते हैं। दूसरी फैक्ट्री 1669 में मैसूलीपट्टनम में सेटअप करते हैं। पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेते हैं 1673 में। पौंडीचेरी इनके रूल के अंडर आ गया और अपनी कैपिटल बना लेते हैं पौंडीचेरी को। तो ब्रिटिशर्स की कैपिटल क्या थी? पौंडीचेरी। फिर हम देखते हैं, सॉरी फ्रेंच की भी। फिर इनके बीच में 3 वॉर होते हैं, फ्रेंच पीपल एंड वी हैव ब्रिटिशर्स। तो इन जो इनके वॉर हुए उनको बोलते हैं हम कर्नाटिक वॉर। तो फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर, सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर एंड थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। जो थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर है, थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर को हम बैटल ऑफ वांडी वॉश के नाम से भी जानते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बैटल है। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिशर्स डिफीट कर देते हैं फ्रेंच को, और फिर साइन हो जाती है ब्रिटिशर्स वन। फिर ये साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसमें ये होता है कि फ्रेंच केवल
हमारे पौंडीचेरी में ही रह सकते हैं। और बाकी किसी भी इंडियन टेरिटरी में नहीं रहेंगे, केवल ये पौंडीचेरी में रह सकते हैं 1760 में। विद दिस हमारे क्या होता है, जो भी यूरोपियंस आए थे सारे, वो हम अब हो जाता है, मतलब ये वाला टॉपिक हो जाता है एंड, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन से आए। फ्रेंच के बारे में देख लिया, डेनिश पीपल के बारे में देख लिया, ब्रिटिशर्स के बारे में देख लिया, डच के बारे में देख लिया, और पोर्तुगीज के बारे में भी देख चुके हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूरोपियंस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे कि 1857 से पहले ब्रिटिश रूल कैसा था। फिर हम स्टार्ट करेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल से। सारे के सारे जितने भी गवर्नर्स हुए, वाइस रॉय हुए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।